हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द क्लास। सो आज हम एफए का जो स्टैटिस्टिक का पोर्शन है उसका एक ये थ्योरी का चैप्टर जो है ये हम कवर करने वाले हैं। ये है थ्योरी ऑफ इंडेक्स नंबर। सो ये जो चैप्टर है यहाँ पर आपका न्यूमेरिकल्स और थ्योरी दोनों का मिक्सचर है और हमने पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में देखा है कि इंडेक्स नंबर से क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, तो इसीलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक से। और आप अगर एफए की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ट्रस्ट में ये टॉपिक जो है सिर्फ थ्योरेटिकली नहीं, कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी आपको डिमांड करता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम आज की क्लास को। सबसे पहले हमारे पास आता है इंट्रोडक्शन टू इंडेक्स नंबर। देखो इंडेक्स नंबर होता क्या है। देखो जब हम इकोनॉमिक्स या स्टैटिस्टिक में किसी चीज़ का मेजर करते हैं, जैसे प्राइस का चेंज, क्वांटिटी का चेंज या वैल्यू का चेंज, तो हम सिर्फ ये नहीं देखते कि प्राइस 10 रुपये से 20 रुपये हो गई। हम एक्चुअली देखते हैं कि कितना रिलेटिव चेंज हुआ। और इसी रिलेटिव चेंज को मेजर करने के लिए जो स्टैटिस्टिकल टूल यूज़ होता है उसे हम कहते हैं इंडेक्स नंबर। ठीक है, अब ये ज़रा डेफिनेशन देखो। डेफिनेशन बोल रही है एन इंडेक्स नंबर इज़ अ स्टैटिस्टिकल डिवाइस डिज़ाइन टू मेजर relative changes in the level of phenomena over time, space और condition। देखो मतलब क्या हुआ कि इंडेक्स नंबर एक स्टैटिस्टिकल डिवाइस है जो किसी फिनोमिना के लेवल में टाइम, स्पेस या कंडीशन के अकॉर्डिंग रिलेटिव चेंज मेजर करता है। ठीक है, अब यहाँ तीन इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं। अगर आप देखोगे तो सबसे पहला आपके पास क्या है, टाइम, स्पेस और कंडीशंस, है ना। टाइम मतलब एक साल से दूसरे साल तक, स्पेस मतलब एक रीजन से दूसरे रीजन तक, और कंडीशन मतलब एक इकोनॉमिक सिचुएशन से दूसरे इकोनॉमिक सिचुएशन तक। लेकिन सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम में जो यूज़ होता है वो होता है आपका टाइम का कंपैरिजन। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए 2020 में जो चावल के प्राइस थे वो 40 रुपये थे और 2025 में वही चावल अब 60 रुपये के हो गए हैं। अब अगर मैं सिर्फ बोलूँ कि प्राइस 20 रुपये से बढ़ गया है, ये एब्सोल्यूट चेंज है। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि प्राइस में 50% इंक्रीज़ हुआ, तो फिर ये जो है आपके पास, ये आपके पास आता है रिलेटिव चेंज आता है। ठीक है, और इंडेक्स नंबर हमेशा रिलेटिव चेंज को मेजर करता है, नॉट एब्सोल्यूट चेंज। ओके, देखो यहाँ पे बोल रहे हैं इट इज़ स्पेशलाइज्ड एवरेज दैट मेजर प्रोपोर्शनल चेंज रादर देन एब्सोल्यूट चेंज। ठीक है, समझ में आया आपको। अब देखो ये पॉइंट एग्ज़ाम में बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बोल रहे हैं इंडेक्स नंबर मेजर प्रोपोर्शनल चेंज नॉट एक्चुअल मैग्नीट्यूड। इसीलिए हम कहते हैं कि इंडेक्स नंबर एक स्पेशलाइज्ड एवरेज होता है, ये नॉर्मल एवरेज नहीं है। ठीक है, जैसे मीन, मीडियन, ये सब कुछ, ये एक ऐसा एवरेज है जो प्रोपोर्शनल मूवमेंट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब इसका एक और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट हम पढ़ेंगे। ये देखो यहाँ पर भी लिखा है ना, इंडेक्स नंबर मेजर रिलेटिव चेंज, रिलेटिव चेंज को मेजर करता है, एक्चुअल मैग्नीट्यूड को ये नहीं देखता है। फिर उसके बाद हमारे पास अगला टर्म आता है ये बेस ईयर का। तो ये एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। देखो जब भी हम इंडेक्स नंबर बनाते हैं हमें कंपैरिजन के लिए एक रेफरेंस ईयर चाहिए होता है और उस ईयर को हम कहते हैं बेस ईयर। और बेस ईयर का इंडेक्स जो है वो हमेशा 100 माना जाता है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि मतलब अगर किसी करेंट ईयर का इंडेक्स 150 है तो इसका मतलब है कि बेस ईयर से 50% उसमें इंक्रीज़ हो गया। अगर 80 है तो मतलब 20% डिक्रीज़ हो गया। सो यहाँ पर हम लोगों ने हमेशा बेस ईयर को 100 कंसीडर करना है। और एक लॉजिकल बात भी समझो कि इंडेक्स नंबर हमें एक्चुअल प्राइस नहीं बताता, वो सिर्फ बताता है कि बेस ईयर का कंपैरिजन में कितना चेंज हुआ है। ठीक है, इसलिए मैं फिर रिपीट कर रही हूँ और आप लोगों ने इस चीज़ को अंडरलाइन कर लेना है कि इंडेक्स नंबर मेजर रिलेटिव चेंज नॉट एक्चुअल मैग्नीट्यूड, इसे याद रखना है। ठीक है, एफए एग्ज़ाम में कई बार कंसेप्चुअल एमसीक्यूज आता है जहाँ पे पूछा जा सकता है कि इंडेक्स नंबर इज़ अ मेजर ऑफ डैश। ठीक है, सो आपने याद रखना है कि इट इज़ अ मेजर ऑफ रिलेटिव चेंज। ऑप्शन में एब्सोल्यूट चेंज भी हो सकता है, और अगर आपको ये कंसेप्ट क्लियर है तो आप कभी गलती नहीं करोगे। ठीक है, अब थोड़ा और डीप एंगल से हम लोग समझते हैं। देखो इंडेक्स नंबर ना एक इकोनॉमिक बैरोमीटर की तरह काम करता है। जैसे थर्मामीटर टेम्परेचर बताता है ना, वैसे ही इंडेक्स नंबर इकोनॉमी की प्राइस की मूवमेंट बताता है। इन्फ्लेशन मेजर कम करना हो, इंडेक्स नंबर। कॉस्ट ऑफ लिविंग को कंपेयर करना हो, इंडेक्स नंबर। सैलरी रिवाइज करनी हो, इंडेक्स नंबर। मतलब प्रैक्टिकली हर मैक्रो इकोनॉमिक डिसीजन में इंडेक्स नंबर का रोल होता ही होता है। इसलिए टॉपिक सिर्फ स्टैटिस्टिक का ही नहीं,
ये अप्लाइड इकोनॉमिक्स का भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। और एफए के पर्सपेक्टिव से देखें तो आपको सिर्फ फॉर्मूला ही नहीं आना चाहिए, आपको ये भी समझना चाहिए कि ये एवरेज क्यों है, रिलेटिव क्यों मेजर करता है, बेस ईयर 100 क्यों होता है, एब्सोल्यूट चेंज क्यों इररिलेवेंट है। जब ये क्लैरिटी आ जाती है तब आप कंसेप्चुअल क्वेश्चन में कभी मिस्टेक नहीं करते हो, ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों को। तो यहाँ तक हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, इंडेक्स नंबर एक स्टैटिस्टिकल टूल है जो प्रोपोर्शनल चेंज मेजर करता है, बेस ईयर को 100 मान के रखा जाता है और हमें बताता है कि कितना लेवल इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है रिलेटिव टर्म्स में, नॉट एक्चुअल अमाउंट में, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक में। अब देखो आगे हम ये बेस ईयर को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करेंगे और समझेंगे, ठीक है। सबसे पहले एक बार दोबारा से जानो कि बेस ईयर क्या होता है। बेस ईयर वो ईयर होता है जिसको हम कंपैरिजन के लिए चूज़ करते हैं, ओके। मतलब जब भी हम किसी चीज़ का चेंज मेजर करते हैं, जैसे प्राइस चेंज, क्वांटिटी चेंज, तो हमें एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए होता है और वही रेफरेंस पॉइंट होता है बेस ईयर, ठीक है। अब ज़रा एक लॉजिकल सवाल मैं आप लोगों को पूछती हूँ, बेस ईयर का इंडेक्स 100 ही क्यों माना जाता है। देखो 100 एक कन्वीनियंट बेंचमार्क है। अगर करंट ईयर का इंडेक्स 150 आता है तो इसका मतलब हम ये बोल लेंगे ना कि 100 से 150 हुआ, 50% इंक्रीज़ हुआ। अगर 80 आया आगे तो हम बोल देंगे कि 20% कम हो गया। तो 100 एक ऐसा न्यूट्रल रेफरेंस पॉइंट है, ना इंक्रीज़ का है ना डिक्रीज़ का है, सिर्फ बेस लेवल का है, ठीक है। इसलिए ये हम इसको ऐसे ही 100 ही लेते हैं बाय डेफिनेशन, ठीक है। अब यहाँ एफ ए लेवल का कंसेप्चुअल एंगल समझो। बेस ईयर रैंडमली सिलेक्ट नहीं किया जा सकता। अगर आप गलत बेस ईयर चूज़ करते हो तो पूरा इंडेक्स जो है वो आपका ख़राब हो सकता है। इसलिए बेस ईयर का कुछ डिज़ायरेबल क्वालिटीज़ होती हैं, ठीक है। यहाँ पे हम पढ़ेंगे डिज़ायरेबल क्वालिटीज़ ऑफ बेस ईयर। चलो अब हम इनको डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले क्या बोला है बेस ईयर की क्वालिटीज़, कि बेस ईयर शुड बी नॉर्मल ईयर, नो एबनॉर्मल इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन। देखो नॉर्मल ईयर का मतलब क्या होता है कि ऐसा ईयर जिसमें इकोनॉमी जो है स्टेबल हो, ना बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन आया हुआ हो उस ईयर में, ना कोई डिफ्लेशन आया हुआ हो, ना कोई इकोनॉमिक क्राइसिस आया हुआ हो, ना ही कोई एबनॉर्मल बूम आया हुआ। अगर आपके बेस ईयर का कोई एबनॉर्मल ईयर ले लोगे ना, तो मान लो जैसे कोविड पीरियड या कोई वॉर पीरियड था, तो उस ईयर का आपने बेस ईयर रख लिया तो कंपैरिजन बिल्कुल ही अनरियलिस्टिक हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर बेस ईयर में प्राइस आर्टिफिशियली लो हो गए थे रिसेशन की वजह से और नेक्स्ट ईयर में प्राइसेस नॉर्मल हो गए, तो आपका इंडेक्स जो है वो आर्टिफिशियली हाई दिखेगा। इसलिए एग्जामिनर कभी कभी ना कंसेप्चुअल एमसीक्यू में पूछ लेता है कि वाई शुड बेस ईयर बी अ नॉर्मल ईयर, है ना। तो करेक्ट आंसर आपने याद रखना है, टू अवॉइड डिस्टॉर्टेड कंपैरिजन। ऑल राइट। 2 बोल रहे हैं फ्री फ्रॉम इकोनॉमिक डिस्टर्बेंस। सो देखो इकोनॉमिक डिस्टर्बेंस क्या हो सकते हैं, जैसे वॉर, नेचुरल डिजास्टर, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, फिनेंशियल क्राइसिस या कोई पैंडमिक। अगर बेस ईयर में एबनॉर्मल डिस्टर्बेंस हुआ हो तो वो एक्चुअल इकोनॉमिक ट्रेंड को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। इंडेक्स नंबर का पर्पस होता है कि नॉर्मल ट्रेंड को मेजर करना, ना कि एक्सेप्शनल सिचुएशंस को लेकर करना, ठीक है। सो यही आपको ना एफए में आप देखोगे एग्जाम में तो कोई एनालिटिकल क्वेश्चन बनकर भी आ सकता है ना, कि अगर आपने कोई बेस ईयर सेलेक्ट करना हो तो उसकी इम्पोर्टेंस क्या हो सकती है ना। तो इसलिए आपको याद होना चाहिए। फिर थर्ड में बोल रहे हैं रीसेंट इनफ फॉर रेलेवेंस। अब देखो ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। बेस ईयर बहुत पुराना भी नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि कंजम्पशन पैटर्न चेंज हो जाता है, टेक्नोलॉजी भी चेंज हो जाती है, लाइफस्टाइल चेंज हो जाता है। अगर आप 1990 को बेस ईयर रखोगे और 2025 में कंपेयर करोगे तो कमोडिटीज़ का स्ट्रक्चर ही चेंज हो चुका है ना। 1990 में मोबाइल फ़ोन कॉमन ही नहीं था, आज तो इसेंशियल कमोडिटी मानी जाती है इसको। तो वेट और बास्केट कंप्लीटली चेंज हो चुके होंगे, इसलिए बेस ईयर रीजनेबली रीसेंट होना चाहिए ताकि रेलेवेंस जो है उसका मेंटेन रहे, ठीक है। सो आपने एक चीज़ याद रखनी है कि बेस ईयर की सिलेक्शन इट इज़ नॉट जस्ट टेक्निकल, इट इज़ स्ट्रैटेजिक। अगर बेस ईयर अबनॉर्मल है इंडेक्स नंबर मिसलीडिंग हो जाएगा, अगर बेस ईयर आउटडेटेड है इंडेक्स नंबर इररेलेवेंट हो जाएगा, अगर बेस ईयर आपका डिस्टर्ब्ड वाला रखा है आपने तो इंडेक्स नंबर आपका डिस्टॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए इकोनॉमिस्ट बेस ईयर को रिवाइज करते रहते हैं, ओके। अब आप देखो हम बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, जिसमें हमें बोला गया है नीड एंड यूज़ ऑफ इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर की क्या ज़रूरत है। देखो अभी तक हमने समझा कि इंडेक्स नंबर क्या होता है और बेस ईयर क्या होता है। अब हम किस क्वेश्चन पर आते हैं कि हमें इंडेक्स नंबर की ज़रूरत ही क्यों पड़ती है। वाई आर इंडेक्स नंबर सो इम्पॉर्टेंट इन इकोनॉमिक्स। देखो ये सिर्फ एक स्टैटिस्टिकल फार्मूला नहीं है, मैं दोबारा बता रही हूँ, ये इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग का फाउंडेशन है। अब एक एक करके इसको डीपली समझते हैं। सबसे पहले इन लोगों ने बोला है मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। देखो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट यूज़ इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को मेजर करना। इन्फ्लेशन का मतलब जनरल प्राइस लेवल का इंक्रीज़ होना, डिफ्लेशन का मतलब जनरल प्राइस लेवल का डिक्रीज़ होना। अब सवाल है कि हम कैसे जानेंगे कि ओवरऑल प्राइसेस बढ़ रहे हैं या फिर गिर रहे हैं।
हर कमोडिटी का प्राइस अलग अलग चेंज होता है, किसी का 5% बढ़ता है, किसी का 20%, किसी का गिर भी सकता है। तो हमने एक ओवरऑल मेजर चाहिए होता है और वही देता है हमारा प्राइस इंडेक्स। फॉर एग्जांपल अगर CPI 100 से 120 हो गया तो इसका मतलब 20% इन्फ्लेशन हो रही है ना। तो ये डायरेक्टली इकोनॉमिक हेल्थ का इंडिकेटर बन जाता है। ओके, नाउ 2 में बोल रहे हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग एडजस्टमेंट, DA रिवीजन। देखो अब आते हैं हम प्रैक्टिकल गवर्नमेंट यूज़ पर। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को DA मिलता है, डियरनेस अलाउंस, और ये किस बेसिस पर रिवाइज होता है? CPI के बेसिस पे, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अगर CPI बढ़ता है तो इसका मतलब कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ गई, तो गवर्नमेंट जो है वो DA को इंक्रीज़ कर देती है। मतलब इंडेक्स नंबर डायरेक्टली सैलरी पर इम्पैक्ट डालते हैं, है ना। यहाँ एक स्ट्रॉन्ग लाइन आपने याद रखनी है कि CPI प्रोटेक्ट्स द रियल इनकम ऑफ एम्प्लॉयज़ अगेंस्ट इन्फ्लेशन। ठीक है। फिर आपको बोल रहे हैं वेजेस एंड सैलरी नेगोशिएशन। देखो प्राइवेट सेक्टर में भी यूनियन जब वेज इंक्रीज डिमांड करती है तो वो बोलते हैं कि इन्फ्लेशन बढ़ गया है, इन्फ्लेशन हो गया है, तो वो किस बेसिस पर बोलते हैं? इंडेक्स नंबर के बेसिस पर बोलते हैं। अगर CPI 10% इंक्रीज हुआ है तो लॉजिकली वेजेस भी एडजस्ट होनी चाहिए। यहाँ एक इकोनॉमिक कंसेप्ट को समझो कि नॉमिनल वेज और रियल वेज सेम नहीं होते हैं। रियल वेज तो होता है क्या? नॉमिनल वेज एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन, और इन्फ्लेशन का एडजस्टमेंट इंडेक्स नंबर के थ्रू ही होता है। इसलिए इंडेक्स नंबर इंडस्ट्रियल रिलेशन में भी इम्पॉर्टेंट माना जाता है। फिर बोल रहे हैं इकोनॉमिक पॉलिसी फॉर्मुलेशन। अब देखो मैक्रो इकोनॉमिक्स लेवल पर सोचो, सेंट्रल बैंक को इंटरेस्ट रेट डिसाइड करना है, गवर्नमेंट को सब्सिडी पॉलिसी बनानी है, टैक्स रेट एडजस्ट करने हैं, ये सब डिसीजन इन्फ्लेशन ट्रेंड पर डिपेंड करते हैं। और इन्फ्लेशन का मेजरमेंट कैसे होता है? इंडेक्स नंबर से। अगर WPI या CPI हाई है तो आपका क्या होगा कि मॉनेटरी पॉलिसी कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाएगी ना। अगर इन्फ्लेशन लो है तो एक्सपेंशनरी पॉलिसी आ सकती है। मतलब इंडेक्स नंबर पॉलिसी मेकिंग का बैकबोन है। ठीक है। फिर बोल रहे हैं डिफ्लेशन ऑफ नेशनल इनकम, रियल वर्सेस नॉमिनल। देखो नेशनल इनकम जब कैलकुलेट होता है तो वो करंट प्राइसेस पर होता है, जिसे हम कहते हैं नॉमिनल इनकम। लेकिन अगर प्राइसेस ही बढ़ गए हैं तो नॉमिनल इनकम इंक्रीज का मतलब रियल ग्रोथ नहीं होता। इसलिए इकोनॉमिस्ट प्राइस इंडेक्स का यूज़ करके नॉमिनल इनकम को डिफ्लेट कर देते हैं। ठीक है। अब देखो फॉर्मूला भी मैं आपको साथ साथ बता देती हूँ, ये फार्मूला भी आपको पता होना चाहिए। रियल इनकम का फॉर्मूला क्या है? नॉमिनल इनकम डिवाइडेड बाय प्राइस इंडेक्स इनटू 100। ठीक है। फॉर्मूलाज भी साथ साथ लिखते रहो, साथ साथ याद करते रहो। फॉर्मूला पे भी बेस्ड हमने देखो कितने MCQs किए आ सकते हैं। तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं डिफ्लेशन ऑफ नेशनल इनकम। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है लाइन। ठीक है। फिर लास्ट लाइन हमें क्या बोल रहे हैं? लास्ट बोल रहे हैं इंटर टेम्पोरल एंड इंटर रिलीजन कंपैरिजन। देखो इंटर टेम्पोरल का मतलब होता है टाइम पीरियड का कंपैरिजन, और इंटर रीजनल का मतलब होता है डिफरेंट रीजन्स का कंपैरिजन। फॉर एग्जांपल अगर आप 2010 और 2025 की परचेसिंग पावर कंपेयर करना चाहते हो तो इंडेक्स नंबर हेल्प करेगा आपकी, है ना। अगर आप कश्मीर और दिल्ली की कॉस्ट ऑफ लिविंग को कंपेयर करना चाहते हो तो आपकी CPI हेल्प करेगा। इसलिए इंडेक्स नंबर इकोनॉमिक कंपैरिजन का एक स्टैंडर्डाइज टूल होता है। ठीक है। अब ज़रा आप यहाँ तक का एक निचोड़ मैं आपको सुना देती हूँ। इंडेक्स नंबर हेल्प्स इन मेजरिंग इन्फ्लेशन, एडजस्टिंग वेजेस, प्रोटेक्टिंग रियल इनकम, फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज, कन्वर्टिंग नॉमिनल टू रियल इनकम एंड कंपेयरिंग टाइम एंड रीजन्स। सो ये सिर्फ स्टैटिस्टिक का टॉपिक नहीं है, ये अप्लाइड फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन का कोर कंसेप्ट है। ठीक है। तो अब आपको ये भी मैं बता देती हूँ, अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। यूजुअली मैं कोई पेड नोट्स नहीं देती हूँ, जिसको चाहिए वैसे मैं दे देती हूँ। मेरे को कोई इसमें नोट्स बेच के या कोई MCQs बेच के पैसे कमाने नहीं है। ठीक है। मैं यहाँ पर जस्ट अपनी वीडियोस आपके साथ शेयर करती हूँ, शायद मेरी थोड़ी सी हेल्प आपके काम आ जाए। ठीक है। तो अगर आपको चाहिए मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको नोट्स जो हैं वो प्रोवाइड कर दूँगी। ठीक है। और आज हम ये थ्योरी पढ़ रहे हैं, कल हम इनके MCQs को सॉल्व करेंगे। इससे क्या है कि पहले हमारी कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो जाएगी, फिर उसके बाद हम न्यूमेरिकल स्टेप ये करेंगे, MCQs करेंगे, तो बिल्कुल आपके दिमाग में भी बैठ जाएगा। ठीक है। तो इस हिसाब से हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। अब हम बढ़ते हैं आगे। आगे हमारे पास है क्लासिफिकेशन ऑफ इंडेक्स नंबर। तो इंडेक्स नंबर को क्लासीफाई किया जाता है बड़े तरीक़ों से। ऑन द बेसिस ऑफ सब्जेक्ट मैटर है ना, ये देखो, ऑन द बेसिस ऑफ सब्जेक्ट मैटर है, ऑन द बेसिस ऑफ मैथड है। ये दो बेसिस पे हमने यहाँ पे कंपैरिजन इसका रखा है। तो वन बाय वन हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। तो देखो
इंडेक्स नंबर को क्लासीफाई कैसे किया जाता है, ये क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्ज़ाम में इसमें से कई कंसेप्चुअल एमसीक्यूज आ जाते हैं। इंडेक्स नंबर को हम बेसिकली दो बेसिस पे क्लासीफाई कर रहे हैं, सब्जेक्ट मैटर और मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन के ऊपर। तो अब इनको समझते हैं। सबसे पहले हमारे पास है ऑन द बेसिस ऑफ सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर के बेसिस पे हम क्लासीफाई करते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि इंडेक्स किस चीज़ का चेंज मेजर कर रहा है। तो इस बेसिस पर तीन टाइप्स होते हैं। सबसे पहले आपके पास प्राइस इंडेक्स, क्वांटिटी इंडेक्स और वैल्यू इंडेक्स। अब इनको थोड़ा हम लोग सुपरफिशियल नहीं, बिल्कुल कंसेप्चुअल डेप्थ में मैं आपको समझाती हूँ। सबसे पहले आपके पास यहाँ पर इन्होंने बोला है प्राइस इंडेक्स। देखो प्राइस इंडेक्स मेजर करता है जनरल प्राइस लेवल में चेंज। मतलब अगर हम जानना चाहते हैं कि ओवरऑल प्राइसेस बढ़ रहे हैं या गिर रहे हैं तो हम प्राइस इंडेक्स को यूज़ करते हैं, जैसे कि होलसेल प्राइस इंडेक्स या कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ये इन्फ्लेशन को मेजर करते हैं, है ना। फिर है हमारे पास क्या, क्वांटिटी इंडेक्स। तो अब मान लीजिए हम प्राइजेस नहीं बल्कि प्रोडक्शन या आउटपुट का चेंज मेजर करना चाहते हैं, जैसे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में कितना ग्रोथ हुआ, एग्रीकल्चरल आउटपुट कितना बढ़ा। तो यहाँ यूज़ होता है क्वांटिटी इंडेक्स। क्वांटिटी इंडेक्स मेजर करता है फिजिकल वॉल्यूम का चेंज, ठीक है। इसका रिलेशन ग्रोथ मेजरमेंट से होता है। और इम्पॉर्टेंट कंसेप्चुअल डिफरेंस क्या है कि प्राइस इंडेक्स मेजर्स प्राइस मूवमेंट एंड क्वांटिटी इंडेक्स मेजर्स आउटपुट मूवमेंट। ओके। तीसरा हमारे पास आता है वैल्यू इंडेक्स। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है वैल्यू इंडेक्स का। देखो वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है प्राइस इनटू क्वांटिटी, ठीक है। तो वैल्यू इंडेक्स मेजर करता है टोटल मनी वैल्यू में चेंज। तो इसका फॉर्मूला देखो, वैल्यू, ये तो वैल्यू का फॉर्मूला बताया मैंने आपको। वैल्यू इंडेक्स का फॉर्मूला देखो क्या होता है, इसका है सिग्मा P1 Q1 डिवाइडेड बाय सिग्मा P0 Q0 इंटू 100। ये है आपका वैल्यू इंडेक्स का फॉर्मूला, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एनालिटिकल पॉइंट है कि वैल्यू इंडेक्स प्राइस और क्वांटिटी दोनों का कंबाइंड इफेक्ट होता है। अगर प्राइस बढ़ भी गया और क्वांटिटी भी बढ़ गई तो वैल्यू इंडेक्स शार्पली इंक्रीज करेगा। सो बड़े ट्रिकी क्वेश्चंस आ सकते हैं इसमें से, तो आपने याद रखना है। देखो आप बताओ मुझे, इफ़ बोथ प्राइस एंड क्वांटिटी इंक्रीज व्हाट विल हैपन टू द वैल्यू इंडेक्स, ये पूछा जाएगा तो क्या आंसर होगा इसका, इट इंक्रीजेज एट अ कंपाउंडेड इफेक्ट, ठीक है। समझ में आ गया आपको। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्लासिफिकेशन की तरफ, जो कि है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मेथड, ठीक है। मेथड के बेसिस में है यहाँ पर हमारे पास कौन से दो दिए गए हैं, एक दिया है सिंपल इंडेक्स नंबर, दूसरा वेटेड इंडेक्स नंबर। सबसे पहले हम ये सिंपल इंडेक्स नंबर को समझते हैं। सिंपल इंडेक्स में सब कमोडिटीज़ को इक्वल इंपॉर्टेंस दी जाती है, कोई वेट असाइन नहीं होता है। और ये मैथमेटिकली सिंपल होता है लेकिन प्रैक्टिकली वीक होता है। क्यों? क्योंकि रियल लाइफ में हर कमोडिटी इक्वली इंपॉर्टेंट नहीं होती है। पेट्रोल और माचिस के डिब्बे का इंपॉर्टेंस सेम हो सकता है कभी? बिल्कुल भी नहीं। सिंपल इंडेक्स ये डिफरेंस ना इग्नोर करता है, इसीलिए इस सिंपल इंडेक्स का, इसको ना थ्योरेटिकली आता है, इसका कोई प्रैक्टिकली ये कोई रिलायबल नहीं कंसेप्ट माना जाता है। दूसरा आता है वेटेड इंडेक्स नंबर। सो ये ज़्यादा साइंटिफिक और रियलिस्टिक मेथड है। यहाँ हर कमोडिटी को वेट दिया जाता है बेस्ड ऑन इट्स इंपॉर्टेंस। फॉर एग्जांपल फैमिली बजट में राइस का वेट ज़्यादा होगा और पेन का वेट कम होगा, इसलिए वेटेड इंडेक्स जो है रियल इकोनॉमिक कंडीशन बेटर रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारे वेटेड इंडेक्सेस भी अब आगे हम डिस्कस करेंगे। तो एमसीक्यूज़ में आपको पूछा जा सकता है कि विच इंडेक्स इज़ मोर रिलायबल, तो याद रखना सही आंसर रहेगा वेटेड इंडेक्स नंबर, ठीक है, याद रखना। अब देखो बढ़ते हैं हम आगे। आगे हमारे पास जो नया टॉपिक है वो अब हमारे पास आता है मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन। ओके, इसको समझते हैं अब। सो अब हम शुरू करेंगे इंडेक्स नंबर का सबसे बेसिक मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन, जिसका नाम क्या है, सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स मेथड, ठीक है। ये मेथड थ्योरी का फाउंडेशन है। अगर ये समझ लिया तो आगे के वेटेड मेथड्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली ईजी हो जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले हम इसका कंसेप्ट समझते हैं। सबसे पहले याद रखो कि इंडेक्स नंबर का मेन पर्पस क्या होता है, मेजर रिलेटिव चेंज, टू कंपेयर प्राइजेस ऑफ करेंट ईयर विद बेस ईयर एंड टू एक्सप्रेस चेंज इन परसेंटेज फॉर्म, ठीक है। अब सिंपल एग्रीगेटिव मेथड क्या करता है, देखो इस मेथड में हम बेस ईयर के सारे कमोडिटीज़ के प्राइजेस को ऐड कर देते हैं, करेंट ईयर के सारे कमोडिटीज़ के प्राइजेस को भी ऐड कर देते हैं। फिर क्या करते हैं, हम उनका रेशो निकाल देते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, दैट्स इट।
इसीलिए इसको कहा जाता है सिंपल। इसमें हम कोई ज़्यादा नहीं करते हैं कुछ कैलकुलेशन, ठीक है। बेस ईयर और करंट ईयर दोनों की कमोडिटीज़ का समेशन निकाला, डिवाइड किया, 100 से मल्टीप्लाई किया और ये हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला है P01। P01 क्या है? प्राइस इंडेक्स फॉर करंट ईयर। 1 जो है वो करंट ईयर को कहा जाता है, 0 जो है वो बेस ईयर के लिए होता है। P1 जो है वो है सम ऑफ करंट ईयर का प्राइस और P0 जो है वो बेस ईयर के प्राइस का समेशन है, ठीक है। अब देखो इसका लॉजिक क्या है। ये मेथड ना अज्यूम करता है कि सभी कमोडिटीज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट है, इसमें ये होता है, और हर कमोडिटी का इम्पोर्टेंस जो है वो सेम है। मतलब राइस भी उतनी ज़रूरी है जितना सोना ज़रूरी है, सोना भी उतना ज़रूरी है जितना पेन ज़रूरी है। तो अब आप सोचो क्या प्रैक्टिकल लाइफ में ये कोई सही असम्पशन है? लेकिन थ्योरी को समझने के लिए ये तो स्टार्टिंग पॉइंट है, इसलिए आपको ये समझना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आ गया? अब थोड़ी और कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। मान लो हमारे पास 3 कमोडिटीज़ हैं, ठीक है, ए बी और सी। ये मैं आपको लिख के बताती हूँ, एक ए, एक बी और एक सी, ठीक है। अब बेस ईयर के प्राइजेस आपको दिए हुए हैं P0, ये मान लो आपको दिए हैं 10, 20 और ये 30। और फिर करंट ईयर के प्राइस दिए हुए हैं यानी कि P1, ये आपको दिए हुए हैं 15, 25 और 35। और अब आपको बोला है कि आपने सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स से आंसर निकालना है। आप P0 का टोटल करोगे, P1 का टोटल करोगे, इसका टोटल आपके पास आ गया 60, इसका आ गया 75। बस सिंपल आपने फॉर्मूला में लगाना है। P1 को न्यूमिनेटर में रखना है, P0 को डिनोमिनेटर में रखना है, इंटू 100 कर देना है। ये हमारे पास आ जाएगा, इंडेक्स नंबर की वैल्यू क्या आ जाएगी? 125, इसको सॉल्व करके, ठीक है। तो हम इससे क्या इंटरप्रिटेशन निकालेंगे कि प्राइजेज आर इंक्रीज्ड बाय 25% कंपेयर टू द बेस ईयर, क्योंकि बेस को हमने क्या माना हुआ था? 100 माना हुआ था, ठीक है। इस तरह से ऑब्जर्वेशंस निकाली जाती हैं। तो अगर आपका इंडेक्स नंबर, ये मैं आपको लिख के बता रही हूँ, इसे नोट डाउन कर लेना। अगर आपका इंडेक्स जो है वो मोर देन 100 आता है तो इसका मतलब कीमतें बढ़ गई हैं। अगर लेस देन 100 आता है तो इसका मतलब कीमतें घट गई हैं। अगर इक्वल्स टू 100 है तो इसका मतलब नो चेंज है आपके पास, ठीक है। तो याद रखना, ये MCQs में पूछा जा सकता है, ठीक है। फिर मत बोलना मैंने नहीं समझाया। अब हम पढ़ते हैं लिमिटेशंस। इसकी लिमिटेशंस क्या हैं? ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। यहाँ से भी बड़े क्वेश्चंस आ सकते हैं। सबसे पहला है इग्नोर रिलेटिव इम्पॉर्टेंस। तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है कि ये मेथड वेट्स यूज़ नहीं करता है। इसका मतलब राइस और कार दोनों का इक्वल इंपॉर्टेंस मिल रहा है। डेली यूज़ कमोडिटी और लग्जरी गुड को सेम ट्रीट कर रहे हैं। रियल लाइफ में राइस का इम्पैक्ट इन्फ्लेशन पर ज़्यादा होता है, गोल्ड का इम्पैक्ट कम होता है, बट ये मेथड दोनों को इक्वल ट्रीट कर देता है, इसलिए प्रैक्टिकल इकोनॉमिक्स में वीक माना जाता है। दूसरा बोल रहे हैं डिफरेंट यूनिट्स कॉस्ट डिस्टॉर्शन। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट लिमिटेशन है। मान लो शुगर जो है वो पर केजी हो है, पेट्रोल पर लीटर है, क्लोथ पर मीटर है। अगर किसी कमोडिटी की यूनिट चेंज कर दी जाए, शुगर अगर आप पर क्विंटल निकालो इंस्टेड ऑफ पर केजी, तो उसका प्राइस तो 100 टाइम्स हो जाएगा ना। तो इससे टोटल सम डिस्टॉर्ट हो जाएगा। मतलब रिजल्ट यूनिट ऑफ मेजरमेंट पे डिपेंड करता है, साइंटिफिक मेथड नहीं माना जाता। लेकिन एग्ज़ाम में इसको लैक ऑफ यूनिट इनवेरिएंस भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये है, इस वजह से हैंस इट इज़ रेयरली यूज्ड इन प्रैक्टिकल इकोनॉमिक एनालिसिस। नहीं यूज़ किया जाता, क्यों? क्योंकि ना वेटिंग है, ना यूनिट की डिस्टॉर्शन है, अनरियलिस्टिक अजम्पशन है। इसलिए रियल लाइफ में गवर्नमेंट एजेंसी, स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट, इकोनॉमिक प्लानर सिंपल एग्रीगेटिव मेथड को यूज़ नहीं करते। इसके बदले हम दूसरे मेथड को यूज़ करते हैं। वो है हमारा अगला टॉपिक, जो कि है वेटेड इंडेक्स नंबर, ठीक है। समझ में आ गया आपको? चलिए, अब हम सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स का तो आपको समझ में आ गया सारा का सारा। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे टॉपिक की तरफ, वेटेड इंडेक्स नंबर। ये पहला और मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है। तो इसमें क्या है, सबसे मोस्ट आस्क्ड टॉपिक जो है ये आपका है लैस्प्रेस प्राइस इंडेक्स। सो ये भी FA के एग्ज़ाम के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थ्योरेटिकली भी और न्यूमेरिकली भी, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करने का स्टेप बाय स्टेप हम लोग समझते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, बेसिक आइडिया समझो। यहाँ पर हम क्या करेंगे,
एक बार देखो कि सिंपल एग्रीगेटिव मेथड में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि सारे कमोडिटीज़ को इक्वल इंपॉर्टेंस दिया जा रहा था, लेकिन रियल लाइफ में तो कुछ और ही था। तो इसका सॉल्यूशन निकाला। सॉल्यूशन क्या निकाला कि वी विल असाइन वेट्स। ठीक है, सो वेटेड इंडेक्स नंबर कमोडिटीज़ को उनकी इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंग ट्रीट करता है। तो ये जो सबसे पहला आपका लैश प्राइस प्राइस इंडेक्स है ना, इसका कंसेप्ट क्या है, इस मेथड का बेसिक आइडिया ये है कि करंट ईयर प्राइसेस को कंपेयर करो, लेकिन बेस ईयर क्वांटिटीज़ को वेट के रूप में यूज़ करो, इसीलिए इसे बेस वेटेड इंडेक्स भी कहा जाता है। अब इसका आप फॉर्मूला ही देखो। फॉर्मूला क्या है, सिग्मा P1Q0 को सिग्मा P0Q0 से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हो। याद रखना P1 क्या है, करंट ईयर का प्राइस, P0 क्या है, बेस ईयर का प्राइस। अब ये Q0 क्या है, Q0 ही वेट है। ठीक है, Q0 क्या है, बेस ईयर की क्वांटिटीज़ फिक्स रहेंगी। अब फॉर्मूला का लॉजिकल मीनिंग देखो, न्यूमिनेटर में आपके पास क्या आ रहा है, ये आ रहा है सिग्मा P1Q0, मतलब करंट ईयर की प्राइस और बेस ईयर की क्वांटिटी, और डिनोमिनेटर क्या है, सिग्मा P0Q0, ये क्या है, बेस ईयर का प्राइस और बेस ईयर की ही क्वांटिटी। तो ये एक्चुअली कंपेयर कर रहा है बेस ईयर कंजम्पशन बास्केट की कॉस्ट बेस ईयर में वर्सेस उस सेम बास्केट की कॉस्ट करंट ईयर में। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल पॉइंट है। ठीक है, तो बेसिकली जो लैश पेयर्स है ये पूछता है कि अगर लोग बेस ईयर वाली ही क्वांटिटीज़ कंज्यूम करें तो उनको करंट ईयर में कितना ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, इसीलिए ये इन्फ्लेशन मेजर करने के लिए यूज़फुल है। ठीक है, समझ में आ गया आपको। अब इसके मैथमेटिकल क्वेश्चंस भी ऐसे ही आएंगे। आपको अगर P1 और Q0 दे रखा है, आपको क्वेश्चन में P1 दिया जाएगा, P0 दिया जाएगा, Q0 दिया जाएगा। आपने P1 Q0 निकालना है, कैसे, इनको मल्टीप्लाई करके। P0 Q0 निकाला, कैसे, इनको मल्टीप्लाई करके। बस फिर इनके टोटल को डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, दैट विल बी द आंसर। ठीक है, समझ में आ गया आपको। चलिए अब हम पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, इस मेथड के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले इन्होंने बोला यूज़ बेस ईयर क्वांटिटीज़ एज वेट। सो ये फिक्स्ड वेट मेथड है, बेस ईयर क्वांटिटीज़ कांस्टेंट रहती हैं। ठीक है, इसका फ़ायदा क्या रहता है कि इसमें कैलकुलेशन जो है बड़ी ही इजी रह जाती हैं, और जो करंट ईयर की क्वांटिटी कलेक्ट करने की जो ज़रूरत है वो हमें पड़ती ही नहीं है। ठीक है, वेरी इजी टू कंप्यूट, गवर्नमेंट के लिए प्रैक्टिकल है। क्यों, क्योंकि बेस ईयर डाटा ऑलरेडी अवेलेबल होता है, हर साल न्यू क्वांटिटी सर्वे करना ज़रूरी नहीं है, एक्सपेंसिव हो रहा था ना पहले, इसलिए सारे मैक्सिमम ऑफिशियल स्टैटिस्टिक हिस्टोरिकली लास्ट ईयर्स यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, और फिर तीसरे में बोल रहे हैं डज नॉट रिक्वायर करंट ईयर क्वांटिटी डाटा। तो ये एग्जाम में डायरेक्ट MCQ बन सकता है। देखो लास्ट ईयर्स का बिगेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव एडवांटेज क्या है, ओनली प्राइस डाटा ऑफ करंट ईयर रिक्वायर्ड, क्वांटिटी डाटा सिर्फ बेस ईयर के लिए चाहिए। ठीक है, पर जैसे कि हर फ़ायदे के साथ साथ कोई ना कोई नुकसान भी होता है, तो इसके भी कुछ बायस हैं, कुछ डीमेरिट्स हैं। अब सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल डेप्थ क्या है कि लैश पेयर में एक सिस्टमेटिक बायस होता है, इसको कहते हैं ओवर स्टेटमेंट बायस या अपवर्ड बायस। क्यों ओवर स्टेट करता है इन्फ्लेशन, रीज़न को समझो केयरफुली। रियल लाइफ में क्या होता है, अगर प्राइस ऑफ एप्पल इंक्रीज़ हो रहा है और प्राइस ऑफ बनाना डिक्रीज़ हो रहा है, तो लोग क्या करेंगे, एप्पल को कम खरीदेंगे, बनाना ज़्यादा खरीदेंगे। इसको हम कहते हैं सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। लेकिन रास्पेयर्स क्या अज्यूम करता है कि लोग बेस ईयर वाली ही क्वांटिटी खरीद रहे हैं, कोई सब्सटीट्यूट हो ही नहीं रहा, मतलब इवन इफ़ द प्राइस इज़ इंक्रीजिंग क्वांटिटी सेम ही मान रहे हैं, इसलिए कॉस्ट आर्टिफिशियली ज़्यादा शो होती है, इन्फ्लेशन एक्चुअल से ज़्यादा अपीयर होती है। यही रीज़न है कि लास्ट पेयर ट्रेंड जो है वो इट इज़ ओवर स्टेटिंग इन्फ्लेशन। ठीक है, क्यों, क्योंकि इट इज़ इग्नोरिंग सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। समझ में आ गया आपको। क्वेश्चन MCQs में कहीं से भी कैसे भी आ सकता है, इसीलिए आपको पूरी थ्योरी का समझना बड़ा ज़रूरी है। ओके, चलिए अब हम बढ़ते हैं दूसरे मेथड की तरफ। सो अब ये लैश पेयर्स के बाद दूसरा पावरफुल मेथड आ गया है हमारे पास, ये है हमारे पास पाशेस प्राइस इंडेक्स। अगर लैश पेयर बेस ईयर क्वांटिटी यूज़ करता तो पाशे क्या कर रहा था, करंट ईयर क्वांटिटीज़ को वेट के रूप में यूज़ कर रहा था। ये डिफरेंस ही इसका पूरा कैरेक्टर डिफाइन करता है। इसका फॉर्मूला ही देखो, P1Q1 और नीचे क्या है P0Q1। ठीक है, मतलब यहाँ पर वेट क्या है,
Q1 मतलब कि करंट ईयर की क्वांटिटी, है ना। अब फॉर्मूले का लॉजिक देखो, P1 Q1 मतलब करंट ईयर के प्राइस हैं और क्वांटिटी करंट ईयर की है, यानी कि करंट ईयर का खर्चा निकलेगा। और डिनोमिनेटर में क्या है, P0 Q1, यानी बेस ईयर के प्राइस हैं पर क्वांटिटी करंट ईयर की है। इसका मतलब कि हम करंट ईयर के एक्चुअल कंजम्पशन बास्केट की कॉस्ट कंपेयर कर रहे हैं और बेस ईयर प्राइजेस के हिसाब से और करंट ईयर प्राइजेस के हिसाब से, ठीक है। सो ये लास्ट पीरियड से बिल्कुल ऑपोजिट अप्रोच है, ठीक है। तो ये मेथड में हमें ये पूछा जाता है कि अगर लोग करंट ईयर वाली क्वांटिटीज़ कंज्यूम कर रहे हैं तो उनको बेस ईयर के कंपैरिजन में कितना ज़्यादा पे करना पड़ रहा है। सो ये एक्चुअल बिहेवियर को रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। समझ में आ गया। तो जो लास्ट पीरियड था ये यूजुअली थोड़ा ज़्यादा रिजल्ट देता था, पर ये मेथड है ये थोड़ा कम रिजल्ट देता है हम लोगों को, ठीक है। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले बोल रहे हैं यूजेस करंट ईयर क्वांटिटीज़। सो ये डायनामिक अप्रोच है। रियल इकोनॉमी में लोग सब्स्टिट्यूट तो करते ही हैं, है ना। तो पिछले मेथड में तो हम देख रहे थे कि वो उसको इग्नोर कर रहे थे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को, बट यहाँ पर इग्नोर नहीं हो रहा है। फिर बोला है रिफ्लेक्ट सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। एग्जैक्टली अगर कोई गुड महंगा हो जाए तो लोग उसकी क्वांटिटी कम कर देते हैं, सस्ता अल्टरनेटिव चूज़ करते हैं, है ना। तब इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पर इन लोगों ने यहाँ पे क्या यूज़ किया, Q1 को यूज़ किया। इसलिए एक्सपेंसिव गुड का वेट जो है ऑटोमेटिकली कम हो जाता है और ये रियलिस्टिक अप्रोच बनाता है। अगेन देखो, मोर रियलिस्टिक अप्रोच, मोर रियलिस्टिक बट डिफ़िकल्ट टू कंप्यूट। अब ये थ्योरेटिकल एडवांटेज है, बट प्रैक्टिकली प्रॉब्लम क्या आती है कि हर साल करंट ईयर क्वांटिटी कलेक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, टाइम कंज्यूमिंग है और स्टैटिस्टिकल सर्वेज बड़े चाहिए होते हैं, इसलिए गवर्नमेंट लेवल पर डिफ़िकल्ट हो जाता है, ठीक है। तो एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है कि विच इंडेक्स इज़ मोर रियलिस्टिक बट डिफ़िकल्ट टू कंप्यूट, सो यू नो द आंसर, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं इसके बायस। सो हमारे पास एक ही बायस दिया है, टेंड टू अंडरस्टेट इन्फ्लेशन। अब देखो, इसे हम कहते हैं डाउनवर्ड बायस या अंडरस्टेटमेंट ऑफ इन्फ्लेशन। ये क्यों करता है अंडरस्टेट इन्फ्लेशन को, केयरफुली समझो। रियल लाइफ में जब प्राइसेस बढ़ता है तो लोग महंगे गुड कम खरीदते हैं, सस्ता सब्स्टिट्यूट ज़्यादा खरीदते हैं। और इस मेथड में क्या यूज़ किया गया है, Q1 को यूज़ किया गया है, मतलब महंगे गुड्स की क्वांटिटी ऑलरेडी कम हो चुकी है, इसलिए उनका जो वेट है वो कम हो गया है। एज अ रिज़ल्ट टोटल इंक्रीज़ कम दिखाई देता है, इन्फ्लेशन एक्चुअल से कम अपीयर होता है, इसलिए ये मेथड जो है वो अंडरस्टेट करता है इन्फ्लेशन को। समझ में आ गया आपको? ओके। अब हम बढ़ते हैं हमारे तीसरे मेथड की तरफ, जो कि है फिशर्स आइडियल इंडेक्स। ओके, चलिए अब सबसे पहले इसका फॉर्मूला समझते हैं। यहाँ पर आपको दिया है, ये फिशर मेथड से आपने इंडेक्स नंबर निकालना है। ये हमारे जो पहले दोनों मेथड्स हमने निकाले थे इंडेक्स नंबर, लैस्प्रेस से और पाशे से, दोनों का मल्टीप्लिकेशन और फिर उनका क्या है, होल रूट, ठीक है। समझ में आ गया। तो बेसिकली हमने ज्योमेट्रिक मीन निकालना है दोनों मेथड्स का। ये दोनों के बीच का बैलेंस्ड मेजर होता है, ठीक है। इसका लॉजिक क्या होता है, फिशर का बेसिक लॉजिक क्या है कि जो लैस्प्रेस था ये ओवरस्टेट कर रहा था इन्फ्लेशन को और बेस ईयर की क्वांटिटी को यूज़ कर रहा था, और जो पाशे था वो क्या कर रहा था, इन्फ्लेशन को अंडरस्टेट कर रहा था और करंट ईयर की क्वांटिटी को यूज़ कर रहा था। तो फिशर ने क्या किया, दोनों को कंबाइन कर दिया और ज्योमेट्रिक मीन ले लिया। इससे अपवर्ड बायस और डाउनवर्ड बायस दोनों रिड्यूस हो जाते हैं, इसलिए इसको हम बैलेंस्ड इंडेक्स भी कहते हैं। समझ में आ गया आपको। अब आप ये भी देखो कि इसको आइडियल क्यों कहा जाता है, वाई कॉल्ड आइडियल। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। फिशर को आइडियल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये दोनों इम्पॉर्टेंट टेस्ट सेटिस्फाई करता है। सबसे पहला है टाइम रिवर्सल टेस्ट। समझो इसको, अगर हम बेस ईयर को करंट ईयर का इंडेक्स निकालें, बेस ईयर से करंट ईयर का इंडेक्स निकालें और फिर करंट ईयर से बेस ईयर का इंडेक्स निकालें, तो दोनों का प्रोडक्ट 1 होना चाहिए। मैथमेटिकली क्या होना चाहिए, P01 इंटू P10, ये दोनों क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो जो फिशर टेस्ट है ये इसको सेटिस्फाई करता है, और दोनों मेथड इंडिविजुअली ये टेस्ट सेटिस्फाई नहीं करते, इसीलिए फिशर को सुपीरियर माना जाता है। दूसरा है सेटिस्फाइज फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। ये और भी एडवांस कंसेप्ट है। इंडेक्स नंबर वाली थ्योरी के अकॉर्डिंग, ये देखो, आपका प्राइस इंडेक्स इनटू क्वांटिटी इंडेक्स इज इक्वल्स टू वैल्यू इंडेक्स, यही पढ़ा था हमने, है ना, मैथमेटिकली। तो फिशर इस रिलेशनशिप को सेटिस्फाई करता है, इसलिए ये थ्योरेटिकली कंसिस्टेंट माना जाता है।
ठीक है। सो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आपको पूछा जाए कि फिशर्स इंडेक्स सेटिस्फाई बोथ टाइम रिवर्सल एंड फैक्टर रिवर्सल, सो यू नो इट विल बी ट्रू। ठीक है ना। इसके बाद आप एक चीज़ और सुनो कि ज्योमेट्रिक मीन जो है ये बायसनेस को भी रिड्यूस करता है। अगर हम इनका अर्थमेटिक मीन निकालते हैं, ज्योमेट्रिक मीन ना निकालते, तब बायस फुली न्यूट्रलाइज नहीं होता। लेकिन ज्योमेट्रिक मीन क्या करता है कि प्रोपोर्शनल बैलेंस देता है, एक्सट्रीम वैल्यूज़ को कंट्रोल करता है, बायस को रिड्यूस करता है, इसलिए फिशर मैथमेटिकली सुपीरियर माना जाता था। ठीक है, समझ में आ गया आपको। और मोस्ट आइडियल इंडेक्स भी इसी को ही माना जाता है। ओके, चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी ऑफ इंडेक्स नंबर। सो ये वो सेक्शन है जहाँ एग्जामिनर आपकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग चेक करता है। ठीक है, सिर्फ फॉर्मूला याद करना इनफ नहीं है, आपको लॉजिक भी समझना होगा। ठीक है, व्हाई डू वी नीड टेस्ट? अगर हमें कोई इंडेक्स नंबर बना दिया तो कैसे पता चलेगा कि वो साइंटिफिकली करेक्ट है? क्या वो लॉजिकली कंसिस्टेंट है? क्या वो मैथमेटिकली रूल्स को फॉलो करता है? इसलिए इकोनॉमिक्स ने हमें कुछ टेस्ट दिए थे जिसे हम कहते हैं टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी। एक गुड इंडेक्स नंबर को इन टेस्ट को सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है, कौन कौन से हैं? सबसे पहले आपके पास टाइम रिवर्सल टेस्ट। ठीक है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट टेस्ट है। फॉर्मूला क्या है इसका? P01 इंटू P10 इज इक्वल्स टू 1। अभी मैंने बताया आपको इसका मीनिंग क्या है। P01 का मतलब क्या हुआ? बेस ईयर 0 होता है, करंट ईयर 1 होता है, तो P10 का मतलब क्या हुआ कि बेस ईयर 1 होगा और करंट ईयर 0 होगा, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, मतलब अगर हम कंपैरिजन को डायरेक्शन रिवर्स कर दें तो दोनों इंडिसेस का प्रोडक्ट 1 होना चाहिए। ठीक है, इस कंसेप्ट को ज़रा सिंपल लैंग्वेज में समझो। अगर 2020 से 2025 तक प्राइस 20% बढ़ा तो लॉजिकली 2025 से 2020 तक प्राइस 20% कम होना चाहिए, है ना। मैथमेटिकल कंसिस्टेंसी के लिए फॉरवर्ड इंडेक्स और बैकवर्ड इंडेक्स दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारा 1 आना चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो इंडेक्स लॉजिकली सिमेट्रिक नहीं होती है। ठीक है, समझ में आया आपको। ये इंपॉर्टेंट क्यों है कि टाइम रिवर्सल टेस्ट जो है वो इंश्योर करता है कि लॉजिकल कंसिस्टेंसी हो, सिमेट्री हो कंपैरिजन में, और कोई डायरेक्शनल बायस ना हो। ठीक है, समझ में आ गया आपको। अब आप मुझे बताओ विच इंडेक्स सेटिस्फाई द टाइम रिवर्सल टेस्ट? कौन सा था? ओनली फिशर आइडियल इंडेक्स सेटिस्फाई दिस टेस्ट। ठीक है, बाकी के दोनों जो थे वो इसको फेल कर रहे थे। ठीक है, इसमें सही तरह से नहीं सेटिस्फाई हो रहे थे। आ गया समझ में आपको ये। अब हम बढ़ते हैं हमारे दूसरे टेस्ट की तरफ जो कि है फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। ये टेस्ट थोड़ा एडवांस है और यहीं पर एग्जामिनर आपके रियल कंसेप्चुअल मेच्योरिटी को चेक करता है। ध्यान से समझना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसका फॉर्मूला देखो क्या है। P10 और Q01 का मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल्स टू V01। तो P01 क्या होता है? प्राइस इंडेक्स। Q01 क्या है? क्वांटिटी इंडेक्स। V01 क्या है? वैल्यू इंडेक्स। ये इसका फॉर्मूला। ठीक है, बेसिक मीनिंग क्या है कि फैक्टर रिवर्सल टेस्ट कहता है कि अगर हम प्राइस चेंज मेजर करें और क्वांटिटी चेंज मेजर करें तो दोनों का प्रोडक्ट इक्वल होना चाहिए। टोटल वैल्यू चेंज का मतलब प्राइस का चेंज और क्वांटिटी का चेंज दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारा टोटल एक्सपेंडिचर आना चाहिए। ठीक है, इस कंसेप्ट को ज़रा हम रियल लाइफ में समझते हैं। वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है? प्राइस इंटू क्वांटिटी। अगर प्राइस भी चेंज हो रही है तो क्वांटिटी भी चेंज हो रही है, तो जो टोटल वैल्यू है उसका चेंज भी लॉजिकली कंबाइंड इफेक्ट ही होना चाहिए। अगर इंडेक्स नंबर साइंटिफिकली करेक्ट है तो उसको ये नेचुरल इकोनॉमिक रिलेशनशिप को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, समझ में आया आपको। ये फैक्टर रिवर्सल प्रॉपर्टी आपकी ये ज़रूरी क्यों है? क्योंकि ये टेस्ट इंश्योर करता है कि इंटरनल कंसिस्टेंसी हो, लॉजिकल इकोनॉमिक रिलेशनशिप हो, कोई मैथमेटिकल कॉन्ट्रडिक्शन ना हो। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये था आपका फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। तो तीनों मेथड में से कौन सा इसको सेटिस्फाई कर रहा है? सिर्फ फिशर इसे सेटिस्फाई करता है। ठीक है, याद रखना है आपने। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे तीसरे टेस्ट की तरफ जो कि है सर्कुलर टेस्ट फॉर चेन बेस्ड मेथड। ये टेस्ट स्पेसिफिकली अप्लाई होता है चेन बेस्ड मेथड के केस में, इसको समझना बड़ा ज़रूरी है। ठीक है, इसका फॉर्मूला देखो। P01 P12 P20 इज इक्वल्स टू 1। यहाँ पे P01 क्या है? इंडेक्स नंबर फ्रॉम ईयर 0 टू ईयर 1। P12 क्या है? इंडेक्स फ्रॉम ईयर 1 टू ईयर 2। और P20 क्या है? इंडेक्स फ्रॉम ईयर 2 टू ईयर 0।
सो इसका बेसिक मीनिंग क्या है? सर्कुलर टेस्ट का लॉजिक सिंपल है लेकिन पावरफुल है। अगर हम ईयर 0 से ईयर 1, फिर 1 से 2 और 2 से 0 जाते हैं तो मैथमेटिकली हम वापस स्टार्टिंग पॉइंट पर आ गए। इसलिए प्रोडक्ट ऑफ ऑल 3 इंडिसेस शुड बी व्हाट? इट शुड बी 1, है ना? समझ में आया आपको? अब इसे सर्कुलर टेस्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि कंपैरिजन के लिए एक सर्कुलर मूवमेंट हो रहा है ना, 0 से 1 जा रहा है, 1 से 2 जा रहा है, फिर 2 से वापस 0 जा रहा है ना, सर्कुलर डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है। अगर वापस बेस पर आ जाए तो नेट इफेक्ट 0 होना चाहिए, दैट इज़ यूनिटी 1 होना चाहिए। सो ये मैथमेटिकली कंसिस्टेंसी का साइन है, ठीक है। ये कहाँ पे अप्लाई होता है? ये टेस्ट स्पेसिफिकली रेलिवेंट है चेन बेस्ड इंडेक्स नंबर में। चेन बेस्ड मेथड क्या करता है? हर ईयर को प्रीवियस ईयर से कंपेयर करता है, फिक्स्ड बेस्ड के बजाय मूविंग बेस यूज़ करता है। इससे सर्कुलर कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। तो कौन सा मेथड सर्कुलर टेस्ट को सेटिस्फाई करता है? सिंपल एग्रीगेटिव मेथड सिर्फ यही सर्कुलर टेस्ट को सेटिस्फाई करता है, क्योंकि सिंपल रेशोज बेस्ड स्ट्रक्चर होता है जिसमें कैंसिलेशन प्रॉपर्ली हो जाता है, ठीक है। समझ में आ गया आपको? चलिए अब हम आते हैं होल सेल प्राइस इंडेक्स WPI के ऊपर, ठीक है। WPI क्या है? होल सेल प्राइस इंडेक्स मेजर करता है एवरेज चेंज इन प्राइजेज ऑफ गुड्स एट होल सेल लेवल। मतलब ये चेक करता है कि बल्क में जो गुड्स बेचा जा रहा है उनके प्राइजेस टाइम के साथ कितने चेंज हो रहे हैं। सो ये रिटेल लेवल का इंडेक्स नहीं है, ये कंज्यूमर के फाइनल परचेज को मेजर नहीं करता। होलसेल लाइफ लेवल का क्या मतलब होता है? कि होलसेल लेवल का मतलब है कि गुड्स जब प्रोड्यूसर से डिस्ट्रीब्यूटर को जाते हैं या डिस्ट्रीब्यूटर से रिटेलर को जाते हैं तो ये लार्ज क्वांटिटी बल्क ट्रांजैक्शन में होता है। सो यहाँ प्राइस रिलेटिवली कम होता है रिटेल से, है ना। इट मेजर्स एवरेज चेंज इन द प्राइस ऑफ गुड्स एट होलसेल लेवल, ठीक है। अब इसके फीचर्स देखो। कैप्चर प्रोड्यूसर लेवल इन्फ्लेशन। WPI रिफ्लेक्ट करता है प्रोड्यूसर को कितना कॉस्ट प्रेशर फेस कर रहा है, रॉ मटेरियल और इंटरमीडिएट गुड्स के प्राइसेस का चेंज कितना है। अगर WPI बढ़ रहा है मतलब प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ रही है, फ्यूचर में रिटेल इन्फ्लेशन भी बढ़ सकता है। इसलिए WPI को कभी कभी लीडिंग इंडिकेटर ऑफ इन्फ्लेशन भी माना जाता है। फिर बोल रहे हैं डज नॉट इंक्लूड सर्विस। सो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। WPI सिर्फ गुड्स को इंक्लूड करता है, सर्विसेज जैसे बैंकिंग, एजुकेशन, हेल्थ केयर, ट्रांसपोर्ट सर्विस ये सब कुछ इंक्लूड नहीं होते हैं। इसलिए ये इकोनॉमी का फुल इन्फ्लेशन पिक्चर को नहीं प्रेजेंट करता है। फिर बोल रहे हैं बेस्ड ऑन बल्क ट्रांजैक्शन। सो ये रिटेल नहीं है, इसमें कंसीडर क्या होता है? लार्ज क्वांटिटी सेल, प्रोड्यूसर टू होलसेलर की ट्रांजैक्शंस होती है और इंडस्ट्री लेवल की प्राइस मूवमेंट्स होती है। इसलिए ये इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए इंपॉर्टेंट होता है। फिर बोल रहे हैं यूज़ फॉर पॉलिसी डिसीजन। गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक WPI को यूज़ करते हैं इंडस्ट्रियल इन्फ्लेशन एनालाइज करने के लिए और मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजन के लिए। सो प्रोडक्शन प्लानिंग के लिए ये सब के लिए यूज़ होता है ये। अगर WPI रैपिडली इंक्रीज़ करे तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का सिग्नल मिलता है, ठीक है। अब इसके जाहिर सी बात है लिमिटेशन भी है। इट डज़ नॉट रिफ्लेक्ट कंज्यूमर बर्डन डायरेक्टली। क्यों? क्योंकि ये रिटेल प्राइस मेजर ही नहीं कर रहा है, सर्विस इंक्लूड ही नहीं कर रहा है, कंज्यूमर बास्केट को रिफ्लेक्ट ही नहीं कर रहा है। इसलिए आम आदमी पर एक्चुअल इम्पैक्ट मेजर करने के लिए WPI सफिशिएंट नहीं होता है, ठीक है। ओके अब हम बढ़ते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के ऊपर, CPI जिसे हम कहते हैं, ठीक है। सो देखो जब आपसे एग्जाम में पूछा जाए विच इंडेक्स मेजर कॉस्ट ऑफ लिविंग, तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो CPI क्या है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मेजर करता है चेंज इन रिटेल प्राइजेस पेड बाय कंज्यूमर। मतलब आम आदमी जो मार्केट से फाइनल गुड्स और सर्विस खरीद रहा है उसके प्राइजेस में कितना चेंज आ रहा है, ये CPI बताता है। इसे हम कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स भी कहते हैं। CPI को दूसरे नामों से भी जाना जाता है, ठीक है, क्योंकि ये मेजर कर रहा है कॉस्ट ऑफ लिविंग को, कितनी कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ रही है या घट रही है, ये मेजर करता है CPI इसको, ठीक है। अब इसके फीचर्स देखो क्या हैं। इट इंक्लूड्स गुड्स एंड सर्विसेज। ये CPI का सबसे बड़ा एडवांटेज है, इसमें सब कुछ इंक्लूड होता है, फूड आइटम, क्लोथिंग, हाउसिंग, ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन, मेडिकल सर्विस, एंटरटेनमेंट एंड मच मोर। मतलब एक कंप्लीट कंज्यूमर बास्केट को रिफ्लेक्ट करता है। इसलिए CPI रियल इन्फ्लेशन का बेटर इंडिकेटर माना जाता है। यूजेस फैमिली बजट मेथड। सो इसका मतलब क्या है कि गवर्नमेंट सर्वे करती है कि फैमिलीज़ अपना पैसा किन आइटम्स पर खर्च कर रही है, हर आइटम का एक्सपेंडिचर शेयर कितना है, उनके बेसिस पे वेट को असाइन किया जाता है, ठीक है। सो ये रियलिस्टिक वेटिंग सिस्टम है। फिर बेस्ड ऑन कंजम्पशन पैटर्न, तो CPI डिपेंड करता है कंज्यूमर के एक्चुअल स्पेंडिंग पैटर्न पर। अगर सोसाइटी में मोबाइल डाटा यूजेज बढ़ रहा है और टाइपराइटर यूज़ कम हो गया है तो CPI बास्केट अपडेट किया जाता है। इसलिए CPI डायनामिक कंजम्पशन को रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। अब देखो टाइप्स बताए हुए हैं, इंडिया में इसके टाइप्स क्या हैं। सबसे क्या है? CPI रूलर,
ये क्या मेजर करता है? रूरल हाउस होल्ड के रिटेल प्राइस। इसमें एग्रीकल्चर रिलेटेड और रूरल कंजम्पशन आइटम्स को वेट ज़्यादा दिया जाता है। फिर CPI अर्बन, ये मेजर करता है अर्बन हाउस होल्ड के रिटेल प्राइस। इसमें हाउसिंग, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज का वेट ज़्यादा होता है। फिर CPI कंबाइंड, ये दोनों का वेटेड एवरेज होता है, रूरल और अर्बन दोनों का कंबाइंड मेजर होता है। इन्फ्लेशन टारगेटिंग के लिए मेनली CPI कंबाइंड यूज़ होता है, ठीक है। फिर आते हैं इसके यूजेस। सबसे पहला क्या है? डियरनेस अलाउंस एडजस्टमेंट। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को मिलने वाला डियरनेस अलाउंस CPI के बेसिस पे रिवाइज होता है। अगर CPI बढ़ेगा तो DA इंक्रीज़ हो जाएगी, सैलरी एडजस्ट होगी। फिर बोल रहे हैं वेज इंडेक्सेशन। सो प्राइवेट सेक्टर में भी वेजेस CPI के साथ लिंक किए जाते हैं। कॉन्ट्रैक्ट्स में कॉस्ट ऑफ लिविंग एडजस्टमेंट होता है, इसको कहते हैं वेज इंडेक्सेशन। फिर है इन्फ्लेशन टारगेटिंग। सेंट्रल बैंक जैसे कि RBI जब इन्फ्लेशन कंट्रोल करना चाहती है तो CPI को प्राइमरी इंडिकेटर मानता है। मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजन, इंटरेस्ट रेट चेंजेस CPI के डेटा पर बेस्ड होती हैं, ठीक है। समझ में आया आपको? नाउ WPI और CPI के बीच में अगर आपको डिफरेंस पूछा जाए तो WPI होलसेल लेवल पर होता है। इट इंक्लूड्स नो सर्विस, प्रोडक्शन के प्रोड्यूसर के पर्सपेक्टिव ध्यान दिया जाता है और मैक्रो पॉलिसी के लिए। बट CPI रिटेल प्राइस देखता है, सर्विस इंक्लूड करता है, कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से होता है ये, और ये DA और वेज रिविजन के लिए यूज़ होता है, ठीक है। राइट, तो ये था हमारा इंडेक्स नंबर की डिटेल्ड क्लास। सो इन केस यू वांट दिस नोट्स, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आप लोगों को नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। और हम इसके MCQs के साथ मिलते हैं कल की क्लास में, ओके। सो टिल देन टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग।